हेलो नमस्कार। कैसे प्यारे बच्चे, आप सभी का आज की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स जो बोर्ड एग्जाम 2021 में बच्चे बैठने वाले हैं, उन सब का जो टोटल सिलेबस है ऑलमोस्ट इस चैप्टर नंबर 16 को छोड़ करके अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमने चैप्टर नंबर 16 का जो वीडियो नंबर 8 है, 7 वीडियोस इससे पहले अपन कंप्लीट कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। और आप सभी बच्चे यूट्यूब पे हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों ने इतना प्यार इतना स्नेह दिया है, जिसकी बदौलत हमने ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि जैसे ही बोर्ड परीक्षाएं होंगी आप सभी लोग बेहद अच्छा परफॉर्मेंस दिखा करके आएंगे। और आज हम लेके आए हैं इसका पार्ट नंबर 8। 8वें वीडियो में आज हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे कि दिष्टकारी किसे कहते हैं और दिष्टकरण किसे कहते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि बोर्ड परीक्षा के अंदर चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो, दिष्टकारी जो है जिसे अपन रेक्टिफायर कहते हैं, ये बहुत मुख्य रूप से परीक्षा में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में ये 3 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक के बड़े प्रश्नों में अपनी जगह रखता है। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो के एंड में मैं आप सभी बच्चों के जो भी डाउट्स हैं एक एक करके सबके डाउट्स भी सॉल्व करने वाला हूं। और वीडियो के एंड में जब अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, दैट टाइम हम अपन ये भी चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक में से बोर्ड एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। कई बार प्रश्न है वो इतना आसान होता है, उसके बावजूद भी उसको इस तरह से घुमा दिया जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद में उनके बेहद अफसोस होता है कि सर ये वाला टॉपिक तो हमें बहुत अच्छे तरीके से आता था। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि दिष्टकारी होता क्या है, रेक्टिफायर होता क्या है। आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में अगर मैं कहना चाहूं कि 90% घरों के अंदर ये दिष्टकारी पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो आज से पहले कभी दिष्टकारी को नहीं देखा, हमारे घर में तो नहीं है। देखिए आज के समय में 90% घरों के अंदर इन्वर्टर पाया जाता है। आप इन्वर्टर को बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। आपके घरों में जो बाहर से पावर सप्लाई आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो कौन से फॉर्मेट में आती है? वो एसी फॉर्मेट में आती है, प्रत्यावर्ती धारा के रूप में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर हम जानते हैं कि जो विद्युत धारा होती है वो 2 तरह की होती है। एक होता है एसी करंट और दूसरा होता है डीसी करंट। एसी करंट है जिसको अपन चैप्टर नंबर 10 में बेहद अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, और चैप्टर नंबर 10 में हमने डीसी करंट के बारे में भी चर्चा करी है। एसी करंट जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, उसका मान 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जो इंडिया के अंदर अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा आती है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, और अमेरिका के अंदर जो एसी करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है। लेकिन सर हमारे घरों में जो इंस्ट्रूमेंट है, 99% जो इंस्ट्रूमेंट है वो एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा पे वर्क करते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे उपकरण भी आज के जमाने में आ गए हैं जिनको चलाने के लिए आप लोगों ने देखा होगा एडेप्टर की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन की बैटरी को चार्ज करना, जितनी भी तरह की बैटरीज चार्ज होती हैं वो सब डीसी करंट को स्टोर करती हैं। तो बेसिकली आपके घरों में जो इन्वर्टर लगा होता है उसके अंदर जो बैटरी होती है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोरेज होती है वो कौन से फॉर्मेट में होती है? डीसी करंट के रूप में होती है। तो जो बैटरी के बीच में और बाहर से आने वाली पावर सप्लाई के बीच में एक इतना बड़ा बॉक्स के जैसा आप लोगों ने देखा होगा जिसे आप लोग इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर का अगर मैं अच्छा नाम देना चाहूं तो वो होता है बेटा कन्वर्टर, क्योंकि कन्वर्ट करने का जो अर्थ है वो आप बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। कन्वर्ट करने का अर्थ होता है बदलना। तो बेसिकली ये जो दिष्टकारी होता है, जो रेक्टिफायर होता है, वो बाहर से आने वाली जो एसी करंट है उसको बैटरी में स्टोरेज करने के लिए आप उसे डीसी करंट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो दिष्टकारी है वो प्रत्यावर्ती धारा को डीसी धारा यानी दिष्ट धारा में बदलने का कार्य करता है। बस ये इतनी सी डेफिनेशन है आपके दिष्टकारी की। अब आप कहेंगे कि सर ये डेफिनेशन कैसे हुई, इसको हम परीक्षा में कैसे लिखेंगे? तो आपको लिखना है कि दिष्टकारी में वह उपकरण या ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का कार्य करती है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, ऐसे उपकरण को हम क्या कहते हैं? दिष्टकारी कहते हैं। बेटा मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई एक व्यक्ति है,
जो किसी दूसरे के घरों से चीजें उठा करके लेके आता है चोरी छुपे, तो बेसिकली उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि सर ये तो चोर है। और दूसरे के घर से चीज उठा करके लाने की वो जो एक प्रोसेस है उसे आप क्या कहेंगे? चोरी कहेंगे। तो आप बेसिकली चोर एंड चोरी में डिफरेंस समझ लीजिए। यानी एक व्यक्ति है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा उपकरण है जो एसी को डीसी में बदलता है, उस इंस्ट्रूमेंट को आप कहेंगे दिष्टकारी। और एसी को डीसी में बदलने की जो प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, एक क्रिया विधि है, उसे अपन कहते हैं दिष्टकरण। तो दोनों की डेफिनेशन अपन एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि परीक्षा के अंदर कई दफा ऐसा देखा गया है कि डेफिनेशन पूछी गई थी दिष्टकारी की और बच्चे लिख करके आ जाते हैं दिष्टकरण की। तो मैं आप लोगों को यहां पे सजेस्ट करना चाहूंगा कि दिष्टकारी या दिष्टकरण दोनों में से किसी की डेफिनेशन एक आए, पूछी जाए, आप दोनों की डेफिनेशन एक साथ लिख करके आएंगे। तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही अपना सेशन कंप्लीट होता है, मैंने इनके जो नोट्स हैं उनकी पीडीएफ फाइल है वो तैयार कर रखी है। वो पीडीएफ फाइल आपको इसी के अंदर जो स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, ऑप्शन है, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी। जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है, पहले आप इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो दिष्टकारी और दिष्टकरण की जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि एसी को या प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला जो इंस्ट्रूमेंट उपकरण है उसे अपन दिष्टकारी कहते हैं, और एसी को डीसी में बदलने की जो विधि है उसे अपन दिष्टकरण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दिष्टकारी और दिष्टकरण की जो डेफिनेशन है वो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप मेरे को कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि सर दिष्टकारी और दिष्टकरण की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। ठीक है, आप सभी बच्चों के जो भी डाउट्स होंगे उनको मैं वीडियो के एंड में जरूर लेने वाला हूं। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एसी का ग्राफ बनाते हैं। देखिए, एसी का ग्राफ बनाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बनाते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ क्या होता है बेटा, आप पहले समझ लीजिए मेरी बात को अच्छे तरीके से। तो प्रत्यावर्ती धारा के ग्राफ में क्या होता है कि 1 सेकंड में 50 बार इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी और 50 बार इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी। एक्स एक्स के ऊपर आपने यहां पे टाइम ले रखा है, इसे मैं स्मॉल टी से लिखता हूं। इस तरफ आपके पास प्रत्यावर्ती धारा है और प्रत्यावर्ती धारा का ये इसका मैक्सिमम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो एक राउंड जब पूरा होगा उसे आप आवर्त काल कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, जिसे हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और आधा चक्र जो होगा उसका जो समय होगा उसे अपन T/2 कहेंगे। तो एक चक्र जब पूरा होता है, आप लोगों ने कक्षा 10 के अंदर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि वहां पे कार्बन के 2 ब्रुश लगे होते हैं, वो उस करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर ये हिस्सा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये अगेन पॉजिटिव होगा, ये हिस्सा अगेन नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से जो एसी करंट होता है वो बेसिकली 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। एक नंबर का प्रश्न आता है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो आपको 50 हर्ट्ज लिखना होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि दिष्टकारी जो होता है वो कितने तरह का होता है। आपको हेडिंग में बहुत अच्छे तरीके से पता चल रहा होगा कि मैंने यहां पे 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला है अर्ध तरंग दिष्टकारी, दूसरा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी और तीसरा है सेतु दिष्टकारी। तीनों को अपन चर्चा करने वाले हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी की। तो थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कि अर्ध तरंग दिष्टकारी जो है वो इस प्रत्यावर्ती धारा की आधी तरंग को डीसी में बदल देगा। क्योंकि दिष्टकारी का मतलब क्या हो गया, डीसी में बदलना। किसको बदलेगा, एसी को। और कितनी तरंग को, आधी तरंग को। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो प्रत्यावर्ती धारा के आधे भाग को दिष्ट धारा में बदल देता है उसे अपन अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। और जो प्रत्यावर्ती धारा के पूरे भाग को बदल देता है डीसी में उसे अपन पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। तो मेरे हिसाब से जब आप लोगों को दिष्टकारी की और दिष्टकरण की डेफिनेशन जब क्लियर हो जाती है तो आप अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। हालांकि अपन इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं।
इसके बाद में इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि पिछले जो 2 वीडियोज हैं, चैप्टर नंबर 16 का पार्ट भाग नंबर 6 और 7, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा डायोड, ठीक है, पीएन डायोड जिसे अपन कहते हैं। और कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके से बताया था कि सर ये एक डायोड होता है, ये डायोड के 2 हिस्से होते हैं, ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसे पी भाग कहते हैं और इसे एन भाग कहते हैं। यदि आप इस पी भाग को ज्यादा विभव से जोड़ देंगे, उच्च विभव के सिरे से जोड़ देंगे पी भाग को, तो ये डायोड अग्र बायस में कहलाएगा, फॉरवर्ड बायस में कहलाएगा। और इसका जो एन हिस्सा है वो इसके साथ डेफिनेटली किससे जुड़ा होगा, निम्न विभव के सिरे से होगा। तो ऐसा जो संयोजन होगा उसे अपन डायोड का अग्र बायस कहते हैं। और आप जानते हैं कि सर जब डायोड अग्र बायस में जुड़ा होता है तो उसके अंदर से करंट फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये मान लीजिए मेरे पास डायोड है, इस डायोड में मैंने बैटरी को सेम पोजीशन में रखा है और केवल डायोड के जो सिरे हैं उनको मैंने बदल दिया है। तो डायोड के सिरे बदल दिए तो ये डायोड का पी हिस्सा है और ये डायोड का एन हिस्सा है। और एनवे हिस्से को आप उच्च विभव से जोड़ रहे हैं और जो पी टर्मिनल है उसको आप बैटरी के निम्न विभव से जोड़ रहे हैं, यहां से जोड़ रहे हैं। तो अब ये डायोड कौन से बायस में होगा, पश्च बायस में होगा। और आप बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं कि सर जब डायोड का पश्च धारा का या पश्च अभिनति अभिलाक्षणिक वक्र खींचा जाता है तो वोल्टेज का मान बढ़ाने पर धारा का मान बहुत कम बढ़ता है, यानी इस धारा को अपन नगण्य धारा कहते हैं। और भंजन वोल्टता की स्थिति में इसमें धारा का मान अनंत हो जाता है और उस सिचुएशन में पीएन डायोड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए पीएन डायोड को पश्च बायस में तो जाने ही नहीं देना है। और यदि पीएन डायोड है वो पश्च बायस में हो जाता है तो इसे आपको भंजन वोल्टता तक नहीं जाने देना है, क्योंकि भंजन वोल्टता तक पहुंच गया तो ये खत्म हो जाएगा। तो यदि मुझे किसी डायोड के अंदर से धारा प्रवाहित करनी है तो मुझे उस डायोड को केवल अग्र बायस में जोड़ना चाहिए, ठीक है। और यदि आप डायोड को पश्च बायस में जोड़ेंगे तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। ये 2 चीजें आपको समझनी है, डायोड अग्र बायस में है तो उसमें से करंट फ्लो होगा, डायोड पश्च बायस में है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। अग्र बायस में कब होता है, जब पी हिस्सा उच्च विभव से, और पश्च बायस में कब होता है, जब पी हिस्सा निम्न विभव से जुड़ा हुआ हो। तो ये इतनी सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, ये सब यदि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती हैं तो आप इस टॉपिक को बहुत आसानी से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोगों को अब सबसे पहला टॉपिक जो है वो यहां पे लेता हूं नंबर 1 पर, और वो आपका टॉपिक है अर्ध तरंग दिष्टकारी, ठीक है। अर्ध तरंग दिष्टकारी, परीक्षा में अर्ध तरंग दिष्टकारी का जो परिपथ चित्र है, केवल 1 नंबर का परिपथ चित्र भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब आपको कुछ तो सिस्टम समझ में आ गया होगा, ध्यान से सुनना। अर्ध तरंग दिष्टकारी का अपन परिपथ चित्र बना रहे हैं। सबसे पहले आप मेरे को यह बता दीजिए, एक बार मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेता हूं, क्या आप सब बच्चों को बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, कहीं दिखने में कोई इश्यू नहीं है? एक बार मैं आप लोगों को आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, बिल्कुल क्लियर है, कहीं ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई दिक्कत है? यहां पे तौहीद खान कह रहे हैं कि सर स्क्रीन ऑफ कीजिए, मुझे नहीं पता कि स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, प्रियांशु जांगिड़ हैं, ऋतिक भार्गव हैं, कभी कभी आवाज सही नहीं आ रही है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये अर्ध तरंग दिष्टकारी की अपन बात करते हैं। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी के अंदर अपने को सबसे पहले क्या लेना होगा, एक एसी धारा उत्पन्न करने वाला स्रोत लेना होगा। तो ये जो सिंबल है वो एसी धारा उत्पन्न करने के स्रोत का होता है, आप जानते हैं, ठीक है सर। ये जो एसी धारा उत्पन्न होने वाला जो स्रोत है इसको आप एक ट्रांसफार्मर से जोड़ेंगे। ट्रांसफार्मर जानते हैं ना, जो अपने घरों के बाहर लगी होती है, डीपी जिसे हम लोग कहते हैं। कई बार गांव का में जब लाइट चली जाओ न जन आपा या कवा का फेस उठ गया है ना, और वो फेस कहां पे जाके चेक करते हैं, डीपी पे जाके चेक करते हैं। तो ये आप लोगों का ट्रांसफार्मर है। 12th क्लास के अंदर भी आप लोगों ने एक चैप्टर के अंदर ट्रांसफार्मर पढ़ा था। ट्रांसफार्मर 2 तरह का होता है, एक स्टेप अप जिसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं,
और एक स्टेप डाउन जिसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो यहां पर एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, और ट्रांसफार्मर में आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है। एक कुंडली को अपन कहते हैं प्राथमिक कुंडली और दूसरी कुंडली को कहते हैं हम द्वितीय कुंडली। बेसिकली ट्रांसफार्मर का फिनोमिना क्या है, प्रिंसिपल क्या है? ट्रांसफार्मर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपने फैराडे के नियम पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 9 में। जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये मैंने ट्रांसफार्मर की पहली कुंडली बनाई और उसके बाद में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली बना ली, ठीक है। और ये दोनों कुंडलियों के बीच में मैंने जो दो लाइनें खींची हैं, ये आप लोगों का ट्रांसफार्मर की कुंडलियों के बीच में जो क्रोड होता है, ठीक है, वो उसको प्रदर्शित कर रहा है। ओके, इसके बाद में यहां पर मैं एक डायोड यूज करता हूं, केवल मात्र एक डायोड, और इस डायोड के नीचे नाम लिख देता हूं इसका डी, ठीक है। इस डायोड का ये वाला हिस्सा P है, ये वाला हिस्सा N है, और इस डायोड को आगे चल करके अपन एक प्रतिरोध से जोड़ देते हैं, और इस प्रतिरोध को अपन क्या कहते हैं? लोड प्रतिरोध कहते हैं। लोड प्रतिरोध का मतलब है कि यहां पर करंट को यूज किया जा रहा है, और इस लोड प्रतिरोध को अपन RL से प्रदर्शित करते हैं, और इसके जो दोनों किनारे हैं उन दोनों किनारों के ऊपर आपको आउटपुट वोल्टेज लेना है, आउटपुट वोल्टेज लेना है, ये कुछ इस तरह से। तो ये आप लोगों का अर्ध तरंग दिष्टकारी का जो परिपथ चित्र है वो यहां पे कंप्लीट हो जाता है। रही बात अपन इसके नामकरण की, तो यहां पे अपन लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत लगा हुआ है। यहां पर आप डॉटेड लाइन लगा करके लिख सकते हैं कि ये क्या है। आप इसको डॉटेड लाइन को, डायग्राम देखिए बेटा हमेशा पेंसिल से बनाने चाहिए। आप अभी से जब अपने नोट्स में लिखें तब भी आप इन्हें पेंसिल से ड्रॉ करें, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये है इसका ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ओके। और ये इसकी प्राथमिक कुंडली है, तो इसको कह देता हूं मैं P1, और ये हिस्सा हो गया इसका P2। ये द्वितीय कुंडली है, तो ये इसका हिस्सा हो गया S1, और ये इसका हिस्सा हो गया S2। मैं केवल बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, नोट्स जो है वो आप लोगों को स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएंगे। तो ये इसका परिपथ चित्र है वो यहां पे कंप्लीट हो जाता है। परिपथ चित्र में क्या है, जब आप इसकी बनावट लिखें तो आपको लिखना होगा कि एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है जिसे किसी ट्रांसफार्मर की पहली कुंडली, प्राथमिक कुंडली से जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक कुंडली है उसके आगे एक पीएन संधि डायोड जोड़ा जाता है और एक लोड प्रतिरोध जोड़ा जाता है, और लोड प्रतिरोध के किनारों के ऊपर निर्गत वोल्टता नापी जाती है। क्लियर है? ये इसकी बनावट हो जाती है। अब अपन बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, कार्य कैसे करता है, इसकी क्रियाविधि। तो मैं आप लोगों को क्रियाविधि अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं आप लोगों को विश्वास दिला दूं कि यदि आप मन लगा करके कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को पढ़ते हैं तो आपको कभी दोबारा रिवीजन की आवश्यकता भी नहीं होगी। सुनना बेटा ध्यान से। ये एसी जो है, अभी आपने एसी का डायग्राम बना रखा है। एसी का डायग्राम बनाने का मतलब है कि जब प्राथमिक कुंडली का पी वाला हिस्सा जब पॉजिटिव होगा तो उसका दूसरा हिस्सा जो है वो नेगेटिव होगा। यानी मैं ये मान करके चल रहा हूं कि प्राथमिक कुंडली का पी वाला हिस्सा पॉजिटिव है और P2 हिस्सा है वो नेगेटिव है, ठीक है। और यहां पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत लगेगा, इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो द्वितीयक कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें एसी धारा है तो 100% इसमें भी एसी धारा ही उत्पन्न होगी। लेकिन यहां पे जो धारा है उसका कलांतर चेंज हो जाता है, पाई का कलांतर आ जाता है, विपरीत कला में धारा प्रवाहित होती है। तो जब P1 हिस्सा पॉजिटिव है उस समय S1 हिस्सा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और जब P2 पॉजिटिव है तो S2 हिस्सा क्या हो जाएगा? इसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आप इस डायोड को समझिए। डायोड का जो P हिस्सा है वो माइनस से जुड़ा हुआ है और N हिस्सा है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। तो ये जो सिचुएशन हमने पहली बार ली है उस स्थिति में आप मेरे को बताएं कि ये डायोड जो है वो अग्र बायस में है या पश्च बायस में है, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बेहद अच्छे तरीके से डायोड को अग्र बायस और पश्च बायस में समझ लिया है।
क्योंकि जब तक डायोड का अग्र और पश्च बायस समझ में नहीं आएगा तब तक आप इस डेरिवेशन को नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए मैं आप लोगों के यहाँ पे पहले कमेंट्स पढ़ लेता हूं। अग्र बायस में है सर, समझ में नहीं आया बताइए। देखें डायोड अग्र बायस में है या पश्च बायस में है। अंकित कुमार मील कह रहे हैं कि सर पश्च बायस में है। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बड़ी अच्छी बात है। भूपेंद्र कह रहे हैं कि सर रिवर्स बायस में है। डेफिनेटली रिवर्स बायस में है। मैं अभी एक्सप्लेन करके और सभी को भी बता दूंगा, लेकिन पहले आप लोग मेरे को बता दीजिए क्या समझ में आ रहा है। कोई आवाज आ रही है क्या बीच में, कोई डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए बच्चे। आप सभी बच्चे जो हैं वो काफी अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप लोगों में डिसिप्लिन है, आप लोगों में काफी अच्छे गुण हैं, आप लोगों में काफी अच्छे संस्कार भरे हुए हैं। तो सो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लास को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है? प्लीज सब लोग म्यूट रहें एक, ओके? तो आप मेरे को ये बता दीजिए कि ये जो डायोड है, ये जो डायोड आप लोगों ने देखा है, ये डायोड अग्र बायस में है या पश्च बायस में है, इतना बता दीजिए मेरे को। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये रिवर्स बायस में है। बढ़िया, चलिए दोबारा बताता हूं। ये जो P हिस्सा है वो माइनस से जुड़ा हुआ, माइनस का मतलब हो गया निम्न विभव का सिरा, और जो N हिस्सा है वो आपका पॉजिटिव से जुड़ा हुआ, इसका मतलब उच्च विभव से। तो जब P हिस्सा नेगेटिव से और N हिस्सा पॉजिटिव से होता है, इसका मतलब ये डायोड पश्च बायस में है। और डायोड पश्च बायस में होने का मतलब है इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और जब इस डायोड के अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो इस प्रतिरोध में से भी कोई करंट नहीं जाएगा, और जब प्रतिरोध में से करंट ही नहीं जाएगा तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा? जीरो विभवांतर होगा। क्लियर है? तो जब जीरो विभवांतर यहां पे होगा तो आप लोगों का जो आउटपुट ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है? ये इनपुट का ग्राफ है, ये इनपुट का ग्राफ है, ठीक है? और यहां पे मैं बना लेता हूं आउटपुट का ग्राफ। आउटपुट का ग्राफ देखिए कैसे बनने वाला है। ये टाइम लिख दिया हमने, यहां पे मैं डॉटेड लाइन लगा देता हूं। ये डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप कितने समय के लिए ग्राफ बना रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? आप हर आधे चक्र के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो अभी हमने केवल जो पहला आधा चक्र है उसके लिए ग्राफ बनाया है। आउटपुट में आपको यहां पर कोई विभवांतर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ इस एक्स एक्स की लाइन के ऊपर आएगा। क्लियर है? इस एक्स एक्स की लाइन के ऊपर आप लोगों को ग्राफ मिलने वाला है। दूसरे सिचुएशन में लेते हैं। आप जानते हैं कि अपनी जो एसी करंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो 50 हर्ट्ज होती है, और 50 हर्ट्ज का मतलब है कि एक सेकंड में P1 हिस्सा 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव होगा। तो जब P1 हिस्सा अब क्या हो जाएगा? अब इसकी पॉजिटिव के बाद में किसकी बारी आएगी? नेगेटिव की। और P2 क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से S1 इसका जस्ट ऑपोजिट यानी पॉजिटिव हो जाएगा, और S2 इसका जस्ट ऑपोजिट यानी नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो डायोड है वो कौन सी अभिनति में आ गया? अब आप देख रहे हैं कि सर जो P हिस्सा है वो पॉजिटिव से है और N हिस्सा है वो आपका नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि P हिस्सा जब पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और N हिस्सा जब नेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो डायोड आपका अग्र बायस में हो जाता है। बताइए सब लोग मेरे को एक बार कि क्या सबको बहुत अच्छे से क्लियर है कि सर डायोड है वो अग्र बायस में है? सो दैट मैं आप लोगों को यह समझ सकूं कि डायोड अग्र बायस में है या पश्च बायस में है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, डायोड है वो आपका अग्र बायस में हो जाता है। और जब डायोड अग्र बायस में होगा तो इसके अंदर से ये वाला जो हिस्सा है वो आउटपुट के रूप में आपको मिलेगा। तो यहां पर इस तरह से करंट मिलेगा, ठीक है? अगेन क्या होगा? अगेन क्या होगा? अब बार बार वही जो प्रोसेस है वो रिपीट होनी है। अगेन P1 पॉजिटिव होगा, S1 नेगेटिव होगा, डायोड पश्च बायस में आएगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। कुछ समय बाद में अगेन ये पॉजिटिव होगा, डायोड अग्र बायस में होगा, अगेन इसमें से करंट फ्लो होगा। तो कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो एसी इनपुट था उसका आधा हिस्सा यहां से कट हो जाता है।
यानी कि जो अकेले डायोड से बना हुआ परिपथ है वो एसी करंट के आधे हिस्से को गायब कर देता है और केवल आधा हिस्सा है वो ही आपको आउटपुट में मिल रहा है। और आप यहां पे देख रहे हैं कि ये जो है हिस्सा है इसमें हमेशा नेगेटिव 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 ही मिल रहा है। तो डिस्ट धारा की परिभाषा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसी धारा जिसमें दिशा का मान जो है वो समय के साथ नियत रहता है, दिशा है वो समय के साथ चेंज नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये जो आउटपुट आपको मिल रहा है वो डीसी करंट मिल रहा है, डीसी वोल्टेज मिल रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर डीसी वोल्टेज का जो ग्राफ है वो तो हमने एक्स एक्स के साथ में या तो ऊपर की तरफ बना लें या फिर ये जो एक्स एक्स की लाइन है इसके साथ नीचे की तरफ बना लें, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। बेसिकली 100% जो डीसी करंट है वो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। आगे चल करके हम इसी फ्लक्चुएशन को, ये जो उतार चढ़ाव आ रहा है इसे हिंदी में उच्चावचन कहते हैं। तो ये जो फ्लक्चुएशन आ रहा है इसको हम किस तरह से दूर करेंगे वो एक सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी आप अर्ध तरंग दिष्टकारी को पढ़ लीजिए। तो बोर्ड परीक्षा में अर्ध तरंग दिष्टकारी से 3 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न की अर्ध तरंग दिष्टकारी की परिभाषा लिखिए, आपको परिभाषा लिखनी है। अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र बनाइए, ये परिपथ चित्र बनाना है। और अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए इनपुट एंड आउटपुट का चित्र बनाइए, निवेशी वक्र और निर्गत वक्र बनाइए। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने ये टॉपिक पहले से कंप्लीट कर रखा है और वो बच्चे कहेंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि सर हमने जब पढ़ा था तो हमारे पास जो डीसी का ग्राफ आया था वो सर हमारे पास डीसी का ग्राफ ऊपर की तरफ से आया था। क्लियर है? हमारे पास सर डीसी का जो ग्राफ आया था हमारे सर ने ऊपर की तरफ से बताया था, आपने यहां पे डीसी का ग्राफ नीचे की तरफ से क्यों बताया? चलिए इस डाउट को भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए प्रारंभ में हमने जब P1 को लिया था तो P1 के टर्मिनल को हमने पॉजिटिव लिया था और हमें पता नहीं है कि P1 प्रारंभ में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि आप प्रारंभ में सबसे पहले हिस्से में P1 को नेगेटिव लेते हैं, P2 को आप पॉजिटिव लेते हैं तो उस सिचुएशन में S1 पॉजिटिव हो जाएगा और S2 नेगेटिव हो जाएगा और ये जो डायोड है वो अग्र बायस में आ जाएगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन लेते हैं तो पहला अर्ध वक्र जो है, आधा चक्र जो है वो आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो प्राथमिक कुंडली है इसके टर्मिनल के ऊपर आपने आवेशन कैसा लिया है, ये धनावेशित है या ऋणावेशित है। तो दोनों ही स्थितियां जो हैं वो 100% राइट है, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर अच्छा लगे तो ये ग्राफ बना सकते हैं, ये ग्राफ भी बना सकते हैं। इसकी पूरी बनावट है, इसकी पूरी कार्य प्रणाली है वो मैंने अपने नोट्स के अंदर आप लोगों को लिखाई है। आप लोगों से परीक्षा में यदि इसका परिपथ चित्र पूछा जाए या निवेशी तथा निर्गत वक्र पूछा जाए या अर्ध तरंग दिष्टकारी की डेफिनेशन पूछी जाए तो मेरे हिसाब से आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं आप लोगों के फिर कमेंट चेक कर लेता हूं और देखता हूं कि क्या आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर है। अजय कुमार यहाँ पे जो कोई भी हैं आपसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, प्लीज बेटा अपना जो माइक है उसको म्यूट कर लीजिए। चलिए तो इस तरह से अर्ध तरंग दिष्टकारी का जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। चलिए सर पूर्ण तरंग दिष्टकारी में चलिए। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंदर क्या होगा, मैं बहुत थोड़ा सा परिवर्तन आप लोगों को यहां पे बताना चाहूंगा। आपने जब आधी तरंग को आउटपुट के रूप में कन्वर्ट कर ही लिया है तो अब बाकी की आधी तरंग जो है उसे आउटपुट में कन्वर्ट करना बाकी रहा है। अब देखिए जो अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आप लोगों को करना है। क्या करना है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में आपने एक डायोड काम में लिया था, लेकिन पूर्ण तरंग दिष्टकारी में आपके पास 2 तरह के डायोड काम में आएंगे। तो पहला जो डायोड है उसको एज इट इज रखना है बट उसका नाम बदल देना है, क्योंकि पिछली बार तो केवल क्लास में एक ही कालूराम था, अब की बार क्लास में 2 कालूराम हो गए। तो जब 2 कालूराम हो गए तो आपको लिखना होगा कि एक कालूराम प्रथम और एक कालूराम द्वितीय। जब तक अकेला ही था तब तक तो अकेले के नाम से चल रहा था। अब आपके पास 2 डायोड हो गए तो एक को D1 कहना पड़ेगा और एक को D2 कहना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी है
इसका जो परिपथ चित्र है ये बहुत ही महंगा पड़ता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि इसके अंदर ये जो ट्रांसफार्मर आप लोग काम में लेंगे, ये ट्रांसफार्मर कोई एक साधारण ट्रांसफार्मर नहीं होगा, एक विशेष तरह का ट्रांसफार्मर यहां पे काम में लिया जाएगा। और ये जो ट्रांसफार्मर काम में लिया जाएगा उसे कहते हैं मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर। सुनना मेरी बात को, इसे क्या कहते हैं? मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर। नाम लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, नोट्स में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसका नाम है वो मिल जाएगा। मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर। मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि जो इसकी द्वितीयक कुंडली है, इस द्वितीयक कुंडली के अंदर से एक टर्मिनल और निकलता है, इसके मध्य वाले हिस्से से एक सिरा और निकलता है, जिसे मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर कहते हैं। और अपन इस मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर के साथ में लोड प्रतिरोध जोड़ते हैं और यहां पर आप क्या करते हैं कि इसको आउटपुट को दोनों ही जो डायोड हैं उनके एन हिस्सों को आपस में जोड़ करके और इस लोड प्रतिरोध से जोड़ दीजिए। और लोड प्रतिरोध का जो ये वाला हिस्सा है इसको मैं एक्स नाम दे देता हूं और इसको मैं y नाम दे देता हूं, और x और y के बीच में जो विभवांतर मिलेगा उसे अपन निर्गत वोल्टता कहने वाले हैं। तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये जो डायग्राम है ये आप लोगों का पूर्ण तरंग दिष्टकारी का पूरा डायग्राम यहां पे तैयार हो जाता है। ठीक है, तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या करना है? जो एसी वोल्टेज का सोर्स है वो सेम रखना है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली रहेंगी ही सही। द्वितीयक कुंडली के साथ में आपको एक मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर निकालना है और अब की बार दो डायोड काम में लेने हैं, D1 एंड D2। ठीक है, मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर के आगे आप इस टर्मिनल में लोड प्रतिरोध RL जोड़ेंगे, जिसके सिरों पर X और Y लिखेंगे, जहां पे आपको आउटपुट वोल्टेज मिलने वाला है। तो ये इसकी बनावट हो जाती है। अब बात करते हैं हम इसकी कार्य प्रणाली की, और इसकी कार्य प्रणाली के साथ में ही हम इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। तो ये एक्स एक्स के ऊपर टी की लाइन है, समय की लाइन है, ये आपके पास आउटपुट वोल्टेज है। तो क्या होगा सिचुएशन? मान लीजिए कि पहली सिचुएशन में P1 हिस्सा नेगेटिव, तो S1 पॉजिटिव। जब P1 नेगेटिव है तो P2 पॉजिटिव होगा, और P2 पॉजिटिव है तो S2 इसका जस्ट ऑपोजिट नेगेटिव होगा। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि डायोड D1 जो है उसका P हिस्सा उच्च विभव से जुड़ा हुआ है, और जो N हिस्सा है वो यहां से घूम करके और माइनस से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब अब जो सिचुएशन है उसमें डायोड D1 अग्र बायस में होगा। ठीक है, और डायोड D2 क्या है? D2 का जो P हिस्सा है वो नेगेटिव से और N हिस्सा जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब डायोड D2 है वो पश्च बायस में। ठीक है, तो क्या होगा? यहां से S1 से करंट आएगा, D1 अग्र बायस में है, ये करंट नीचे चला जाएगा। यहां पे जब करंट आएगा तो इसको दो हिस्से मिलेंगे, एक ये X की तरफ जा सकता है और एक नीचे की तरफ जा सकता है। बट नीचे की तरफ करंट नहीं जाएगा क्योंकि डायोड D2 है वो पश्च बायस में है और इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। इस वजह से क्या होगा कि यहां से आने वाला टोटल का टोटल करंट X से होकर के, लोड प्रतिरोध से होकर के और Y से होकर के वापस ट्रांसफार्मर में मिल जाएगा। तो लोड प्रतिरोध के सिरों पर आपको वोल्टेज तो मिलेगा। कैसा मिलेगा? जैसा निवेशी इनपुट था। और करंट की डायरेक्शन क्या है? X से Y की तरफ है। तो पहला जो आधा चक्र है उसमें आपको ये ग्राफ मिलेगा। हो गई बात समझ में? आगे चलें, अगले आधे चक्र के लिए चलिए। अब बेटा P1 पॉजिटिव हो गया, P2 नेगेटिव हो गया, S1 इसका जस्ट ऑपोजिट यानी नेगेटिव और S2 पॉजिटिव हो गया। तो अब इस सिचुएशन में डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी का जो परिपथ चित्र है वो आपसे पूछा जा सकता है, और उसके साथ में पूर्ण तरंग दिष्टकारी का जो डायग्राम है वो आपसे पूछा जा सकता है।
तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलें आगे चलें। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन यहां पे हो? एकदम क्लियर है? मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। एजी पठान, प्लीज म्यूट योर माइक। आप अपना माइक म्यूट करें। ओके, प्रियांशु जांगिड़ है, सब लोगों को यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, बड़ी अच्छी बात है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से हमने अर्ध तरंग दिष्टकारी है और पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, दोनों टॉपिक्स को बेहद अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। और आपने ये भी देखा है कि जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी है ये बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए इसका एक और अल्टरनेट निकाला गया है जिसे कहते हैं सेतु दिष्टकारी। तो बोर्ड परीक्षा के अंदर अर्ध तरंग दिष्टकारी है, इसका परिपथ चित्र है, इसका इनपुट आउटपुट वेव ग्राफ है, इसकी कार्य विधि है, 3 नंबर की पूछी जा सकती है, या फिर इसकी जगह पूर्ण तरंग दिष्टकारी भी पूछा जा सकता है। और अब अपन बात करते हैं सेतु दिष्टकारी। तो जो सेतु दिष्टकारी है वो एक अल्टरनेट है, किसकी जगह? पूर्ण तरंग दिष्टकारी की जगह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अपन सेतु दिष्टकारी के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। चलें आगे। आई होप आप लोगों को दोनों टॉपिक हैं वो बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। सेतु दिष्टकारी जो है वो इन दोनों से डिफरेंट है, और किस तरह से डिफरेंट है उसकी हम बात करते हैं। बेटा यदि डायोड की बात करें तो डायोड जो है वो आप लोगों को मार्केट के अंदर मुश्किल से मुश्किल, अगर बहुत महंगा है तो भी 2 रुपए का या 1.5 रुपए का एक मिल जाएगा। लेकिन ये जो मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर है ये हजारों रुपए का एक आता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक इस तरह का अल्टरनेट निकाला जिसके द्वारा केवल मात्र 4 डायोडों का उपयोग करके आप पूरी की पूरी जो एसी करंट है उसको डीसी करंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम, नंबर 3 पे आ जाते हैं, और ये है आपका सेतु दिष्टकारी। ठीक है, सेतु दिष्टकारी के अंदर क्या होगा? सेतु दिष्टकारी के अंदर वही आप लोगों का प्राथमिक परिपथ होगा, ट्रांसफार्मर होगा, एसी वोल्टता स्रोत लगा हुआ होगा, द्वितीयक कुंडली भी होगी, लेकिन यहां पर मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर की जगह साधारण ट्रांसफार्मर होगा। और आप लोगों को मैं बेहद अच्छे तरीके से बता दूं कि राजस्थान बोर्ड के अंदर जो अभी वर्तमान में बुक चल रही है उसमें जो ट्रांसफार्मर, ये जो सेतु दिष्टकारी का डायग्राम है वो थोड़ा सा गलत दे रखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है उसके अंदर, तो इसको हम लोग यहां पे ठीक कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, इसके अंदर आप लोगों को कुछ इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना है। हालांकि हम सिद्धांत पे चलेंगे, लेकिन पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक पार्ट तैयार कर लेते हैं, इसका ढांचा तैयार कर लेते हैं। तो यहां पे आप लोगों ने जिस तरह से क्या पढ़ा था, आप लोगों ने व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा था, उस तरह से आप लोगों को इसके अंदर भी 4 भुजाएं तैयार कर लेनी है। ये 4 भुजाएं आप लोगों को इनकी तैयार कर लेनी है, अच्छे तरीके से इनकी 4 भुजाओं को समझ लेना है। ये इनकी 4 भुजाएं हो गई। यहां पे अपन 4 डायोड यूज करेंगे। हालांकि अपन ने व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध लगाए थे, लेकिन अब की बार अपन चतुर्भुज की 4 भुजाओं में डायोड लगाएंगे। अब डायोड को किस तरह से जोड़ा जाएगा वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, और इसका जो विकर्ण है, इस विकर्ण के बीच में हम एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिसे हम लोग लोड प्रतिरोध कहते हैं। इस वाले हिस्से को मैं कह देता हूं X और इसको कह देता हूं Y। ठीक है, अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मान लीजिए P1 नेगेटिव है, P2 पॉजिटिव है, तो S1 पॉजिटिव होगा और S2 नेगेटिव होगा। तो हमें क्या करना है सर? हमें ऐसा काम करना है कि इस लोड प्रतिरोध के अंदर से हर सिचुएशन में पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी इनपुट आ रहा हो, इस लोड प्रतिरोध के अंदर से करंट जाना चाहिए और उस करंट की डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। डीसी करंट यही तो कहता है। तो इस लोड प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर लेना है। तो हम क्या करते हैं कि S1 से यहां से आकर के यहां पे मैं एक डायोड लगाता हूं जिसका नाम D1 कह देता हूं, और इस D1 डायोड को मैं अग्रवाइस में जोड़ देता हूं। तो अब डायोड क्या होगा? जब S1 पॉजिटिव है, S2 नेगेटिव है, तो डायोड D1 अग्रवाइस में होगा,
यहां से आने वाला करंट D1 से होकर के X पे पहुंचेगा। X पे पहुंचेगा तो इसको दो रास्ते मिलेंगे। आप कहेंगे कि सर यहां पर भी तो इसको दो रास्ते मिल रहे हैं। डेफिनेटली दो रास्ते मिल रहे हैं, लेकिन इस वाले डायोड की अपन कहानी पढ़ेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये वाला जो सर्किट है वो कटा हुआ है, तो इधर से करंट नहीं जाएगा। D1 में से करंट आएगा, X पे जाएगा, तो इसको दो रास्ते मिलेंगे। यहां पर भी सर हमें डायोड लगाना है, तो यहां वाला जो डायोड है उसको आप फर्स्ट बायस में जोड़ दीजिए, रिवर्स बायस में जोड़ दीजिए। सर रिवर्स बायस का हमें कैसे पता चलेगा? आपको पता ऐसे चलेगा कि इसका जो P हिस्सा है वो अभी नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये डायोड फर्स्ट बायस में है। ठीक है, तो यहां से आने वाला करंट इस सिरे से होकर के नहीं जाएगा, वो X में से होकर के RL में होकर के Y पे पहुंचेगा। अब Y पे जब करंट पहुंचेगा तो आपको क्या करना है? उस करंट को आगे की तरफ भेजना है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ भेजने के लिए यहां पे आप लोगों को एक डायोड और लगा देना है। इसको मैंने D1 कह दिया, इस डायोड को मैं D2 कह दूंगा। तो ये D1 में से और D2 में से करंट होकर के और वो करंट आगे फ्लो हो जाएगा। तो पहली सिचुएशन में जब P1 नेगेटिव है, P2 पॉजिटिव है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण S1 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव होगा, उस स्थिति में डायोड D1 और डायोड D2 अग्र बायस में होंगे, और इसको कहते हैं अपन डायोड D3 और इसे कहते हैं डायोड D4। तो डायोड D3 और डायोड D4 फर्स्ट बायस में होंगे, जिसकी वजह से RL में से करंट X से Y डायरेक्शन में फ्लो होगा। फिर क्या करना है? जब आपका P1 पॉजिटिव हो जाएगा, P2 आपका नेगेटिव हो जाएगा, S1 आपका नेगेटिव हो जाएगा और S2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर S2 पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब अब आपका जो डायोड D3 है, यहां से जो करंट आएगा D2 में से नहीं जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट बायस में है। डायोड D3 के अंदर से ये करंट जाएगा क्योंकि डायोड D3 अग्र बायस में है। करंट यहां जाएगा, अगेन D1 मिल गया सामने, और D1 है आपका फर्स्ट बायस में मिल रहा है। आप देख लीजिए करंट इधर से जा रहा है तो ये फर्स्ट बायस में है, तो इसमें से भी करंट नहीं जाएगा। तो टोटली करंट क्या हो जाएगा? X से होकर के Y पे जाएगा और D4 से होकर के S1 में चला जाएगा। तो दूसरी स्थिति में डायोड D3 और D4 ये दोनों अग्र बायस में है तथा D1 और D2 फर्स्ट बायस में है। तो लोड प्रतिरोध से करंट अब भी X से Y की तरफ जा रहा है। तो दोनों ही स्थितियों में, चाहे यहाँ पे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, RL में से जो करंट है वो X से Y की तरफ जा रहा है। तो अगेन आपको जो आउटपुट है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो केवल परिपथ चित्र जो है वो यहां पे बदल रहा है। तो इस तरह से आप लोगों को अर्ध तरंग दिष्टकारी है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, सेतु दिष्टकारी है, इन सब का परिपथ चित्र है, इन सब का डायग्राम है, इन सब का तरंग चित्र है, ये बेहद अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आप सभी बच्चों ने इन तीनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार किया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस लिंक को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, और YouTube के ऊपर आप हमारे जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है उनमें इंक्रीज करने में आप हमारी मदद कीजिए। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स की संख्या इंक्रीज होगी, हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों के लिए और ज्यादा हार्ड वर्क कर सकेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये जो डीसी वोल्टेज है या डीसी करंट जो आप लोगों को मिल रहा है, सर इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, तो इस उतार चढ़ाव को हम कैसे कर सकते हैं, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम रहेगा आपका समकारी फिल्टर। आप अपनी बुक में जाकर के इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और मैं आप लोगों को ये जो समकारी फिल्टर का टॉपिक है, इसके जो बेसिक सिद्धांत हैं उनके साथ में आप लोगों को तैयार कराऊंगा, जिससे कि आप इस टॉपिक को जेईई, नीट और बाकी जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके अंदर इसमें से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकें। एक चीज और, अर्ध तरंग दिष्टकारी जो होता है ये केवल आधी तरंग को ही परिवर्तित करता है, इसलिए इसकी जो दक्षता है वो 40.6% होती है। आप कहेंगे कि सर आधी तरंग को परिवर्तित कर रहा है, इसका मतलब 50% एफिशिएंसी तो होनी चाहिए।
हालांकि कुछ हिस्सा जो है 9.4% वोल्टता है और वो अन्य अनावश्यक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो इसकी जो दक्षता है वो 40.6% रहती है और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की जो दक्षता है वो आपकी इसकी जस्ट डबल 81.2% रहती है। तो ये इनकी दक्षता है। हालांकि बड़ी क्लासों के अंदर जब बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, आप में से जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, वो जब बड़ी क्लासों के अंदर बीएससी में जाएंगे तो आप इन दृष्टिकारी को बहुत अच्छे तरीके से दोबारा भी पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।